सुमन के घर में औरतें इकट्ठा हो गई थी। सब औरतें आक्रोशित थी और हो भी क्यों नहीं, आखिर अपने घर परिवार को बचाने की आवश्यकता थी। समाज का नैतिक अवमूल्यन होने से रोकने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी। कितना भार ढोती हैं ये औरतें भी, और सारी उम्र धोती ही रहती हैं, कोहलू के बैल की तरह लगातार। कोई विश्राम नहीं, और सबका ठेका भी इन्होंने ही ले रखा है। सुमन अपना सुबह का सारा काम छोड़कर उन सबके बीच आ गई। सब औरतें एक बार खामोश हो गई। बबीता जो वाचल थी बोली, दी आपको तो पता ही है, जब से हमारे मोहल्ले में वह आई है, मनचलों की भीड़ इकट्ठी होकर दिन भर सड़कों पर हंसी ठट्टा करती रहती है। लोग दिन दहाड़े दारू पीकर अनाप शनाप बकते रहते हैं। आने जाने वाली हर महिला पर फप्तियां कसते रहते हैं। लाल लाल डोरे वाली गंदी निगाहों से घूरते रहते हैं। वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। देर रात तक वहाँ पर जमघट लगा रहता है। उनके मकान के नीचे जवान लोगों को तो छोड़ो, बूढ़े भी अपनी सफ़ेद मूछों पर खिजाब लगाकर ताव देते हैं। उनकी आंखें भी नशे में डूबती रहती है। अगर वो यहाँ रहती तो एक दिन हमारे सारे मर्द उनके मकान के नीचे भांगड़ा करते हुए मिल जाएंगे। शोभा अपने हाथ नचाकर बोली, दी पहले तो मोहल्ले में सारे बच्चे उस सड़क पर दिन भर क्रिकेट खेलते थे। जब से वह आई है तब से वहाँ पर खेलना भी बंद हो गया है, और दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं ये बच्चे। बच्चे भी तंग आ गए और हम माएँ भी तंग। कहाँ तक मारे बच्चों को। अब कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा, नहीं तो देखकर ये बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और कोई कुछ बोलती इससे पहले ही सुमन कहने लगी, मुझे सब पता है, मैं भी एकदम अनजान नहीं हूँ। जब से वह आई है हमारे मोहल्ले में, हम सबकी शांति छीन गई है। एक अनजाना सा डर लगा रहता है। इसलिए मैं तो कभी कभी खिड़की से उधर देख भी लेती हूँ कि कहीं वहाँ पर मेरे आदित्य के पापा तो नहीं हैं। मर्दों का क्या भरोसा, जहाँ भी कोई गुलाब खिलता दिखे भंवरे की तरह वहाँ पर मंडराते रहते हैं। मोहल्ले की बदनामी हो रही है सो अलग, हमारी बहन बेटियाँ भी तो है, क्या असर पड़ेगा उन पर। ऐसा करते हैं सभी औरतें चलती हैं उनके पास और बात करके आती है। सबने एक स्वर में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब औरतें सुमन के साथ चल दी और उनके मकान पर पहुंच गई, घंटी बजाने पर एक औरत बड़ी शालीनता के साथ उनको लीवा ले गई और उनको हॉल में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वह आई। सचमुच सुंदर थी वह, चेहरा खिला हुआ, आंखों में जैसे जीवन की किरणें निकल रही हो, होठों से जैसे बाहर चल रही हो, बालों से जैसे महक उड़ रही हो। गुलाबी साड़ी में वह सादगी की मूरत लग रही थी। चेहरे पर सौम्यता के भाव थे। उसे इस रूप में देखकर सारी औरतें एक बारीकी भौचक्का रह गई। खामोशी तोड़ते हुए उसने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों का। फिर से खामोशी छा गई, कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुमन ने कहा, जी दरअसल बात यह है कि आप जब से यहाँ आई हैं मोहल्ले में अशांति सी छा गई है। मर्दों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं। मनचलों और ठरकी लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। बहन बेटियां बाहर जाने से डरती हैं। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाओ, सीधे स्पष्ट शब्दों में वह कह गई। हाल में थोड़ी देर शांति छा गई। मौन तोड़ते हुए वह बोली, तुम्हें मुझसे डर लगता है या अपने मर्दों के लोलुप मन से। प्रश्न इंद्र के वज्र की तरह बहुत ही घातक था, अंदर तक चोटिल कर गया। जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर सुमन ने कहा, बात को घुमाओ मत। अगर सामने मिठाई होगी तो बच्चों का मन तो डोलेगा ही। जब विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मानी ऋषि का मन ही डोल गया था तो ये साधारण इंसान है। पेट्रोल पास में होगा तो आग लगने का डर तो हरदम ही बना रहेगा ना। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि पेट्रोल को वहाँ से हटा दिया जाए। सुमन के स्वर में दृढ़ता थी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। बहुत ही मीठे स्वर में वह बोली, बहन बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है कि आप लोगों का खुद पर भरोसा नहीं है। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। बहुत ही मीठे स्वर में वह बोली, बहन बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है। सब औरतें एकदम से चौंकी।
कुछ समझ नहीं आया कि वह कहना क्या चाहती है। एक औरत बोली, थोड़ा खुलकर कहो, कहना क्या चाहती हो। वह बोली, तुमको इसी बात का तो डर है कि तुम लोगों के पति यहाँ पर आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि तुम्हारे रूप प्रेम की पकड़ इतनी कमजोर है कि तुम्हारे पति उसे तोड़कर इधर आ जाए, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैं तो किसी को बुलाने नहीं जाती। आप लोगों का आकर्षण खत्म हो गया है और आपके पतियों को अब आप में आनंद महसूस नहीं होता, तो यह आपके सोचने का विषय है, मेरा नहीं। इसलिए मुझे यहाँ से हटाने के बजाय खुद पर ध्यान दो और अपनी सुंदरता रूपी तलवार पर शान चढ़ाओ। प्रेम रूपी रस्सी को मजबूत करो, जिससे उसे तोड़कर तुम्हारे पति इधर हरियाली देखकर मुंह मारने नहीं आए। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खिल रही थी। थोड़ी देर शांति रहने के बाद सुमन बोली, बहन, आप और हम में बहुत फर्क है। कुछ वैसा ही जैसा एक अखाड़े में एक सदे मंजे हुए पहलवान और एक अनाड़ी पहलवान में होता है। आप मंजे हुए पहलवान की तरह हो। आपको पता है कि मर्दों को किस तरह वश में किया जाता है। आप 24 घंटे इसी योजना में काम करती हो, मगर हम लोगों के पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। सास ससुर का ख्याल रखना होता है, बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, पति की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है, घर को संभालना पड़ता है। फिर इतना समय कहाँ मिलता है कि हम हमेशा ही बन ठन कर घर में रहे। पति के आते ही उस पर नशीले नैनों से आक्रमण कर दे, अपनी जुल्फों में उन्हें बांध ले, एक मुस्कान से उन्हें चित कर दे, जबकि तुम इसी काम में एक्सपर्ट हो। तुमने तो इसका भरपूर परीक्षण लिया है, हमने तो कोई ऐसा परीक्षण भी नहीं लिया है। इसलिए बातों में मत भटकाओ और जल्दी से यह मोहल्ला छोड़ दो। सुमन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। उसकी इच्छा तो बहुत हो रही थी वह कुछ कहे, लेकिन उसने सोचा, जब इनको अपने प्रेम, अपने सौंदर्य और अपने पति के समर्पण पर विश्वास नहीं है, तो फिर फिजूल के वाद विवाद में फंसने से भी क्या फ़ायदा। अतः उसने सबको आश्वस्त कर दिया कि वह जल्द ही वहाँ से चली जाएगी। अब वो वहाँ नहीं रहती है।